एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बात ऐसी है कि अम, दोनों में फ़र्क क्या है? देखो एंड रिज़ल्ट दोनों से सेम आएगा। जैसे आपने एक एसेट खरीदा, 3 साल डेप्रिसिएशन लगाया, वो इस प्रेज़ेंटेशन में भी अगर 3 साल के बाद 2 लाख का है, तो इस प्रेज़ेंटेशन में भी 2 लाख का आएगा, पर सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशन का फ़र्क है। और अकाउंटिंग में प्रेज़ेंटेशन बहुत मैटर करती है क्योंकि हमें किसी सामने वाले को कुछ फैक्ट्स डिस्क्लोज़ करने होते हैं। तो जब हम वो फैक्ट्स डिस्क्लोज़ करते हैं, हमने उन्हें किस तरीके से लिखा है, ये मैटर करता है। तभी तो सामने वाला डिसाइड करेगा कि उसे कितनी इन्फॉर्मेशन इस डेटा से मिल पा रही है। तो जब हम अब समझो कि ये मेथड आपको आता है, एक ही अकाउंट में सब कुछ जा रहा है, यहाँ पहले तो 2 अकाउंट बन क्यों रहे हैं? यहाँ पर जो एसेट अकाउंट है, उसमें सिर्फ एसेट की ही ट्रांज़ैक्शन आएगी, मतलब एसेट खरीदना या बेचना, बस ये 2 चीज़ें। एसेट का डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा? वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में जाएगा। तो जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वाली ये प्रेज़ेंटेशन फ़ॉलो कर रहे हैं, इसमें जो एसेट अकाउंट है, उसमें क्या जाता है? परचेज ऑफ एसेट या सेल ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इस लेजर में नहीं जाता क्योंकि ये एक दूसरे तरीके की प्रेजेंटेशन है। वो जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। इसमें आता है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। ठीक है। अब सर पर हम नॉर्मली तो दोनों को इकट्ठे ही रखते थे ना जब विदाउट प्रोविजन करते थे। हाँ, उसमें तो हम एक ही में डाल रहे होते थे, पर इस प्रेजेंटेशन में हम दोनों को अलग अलग डालते हैं। तो वैसे प्रोविजन का मतलब क्या होता है अकाउंट्स में? जब हम प्रोविजन एंड रिजर्व्स करेंगे तब तब डिस्कस करते हैं। बहुत बड़ा मतलब होता है, ऐसे सीधा तो क्या बोल सकते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब कि हम उसका डेप्रिसिएशन एक तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं, यही समझ लो। या इसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कह सकते हैं। इसका अल्टरनेट नेम है ये, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कहीं आपको कभी ये दिखे तो तुम्हें लगे ये क्या नई चीज आ गई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, इसके दो नाम है। इस लेजर में जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। तो क्वेश्चन जैसे अगर मैं बोल दूं, सिर्फ 2 साल का बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख की, सैलवेज वैल्यू कुछ नहीं है, इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10% SLM, 10% पर एनम SLM। और मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 साल का लेजर बनाना है। पहले तो मेंटली कैलकुलेट करके बताओ 2 साल के बाद मशीन की क्या वैल्यू है, जल्दी। 8 lakhs। 8 लाख। 1 लाख रुपये 1 साल का डेप्रिसिएशन, 2 साल लगा 2 लाख। तो अगर हम वो लेजर भी बनाएंगे तो उस लेजर में हम लिखेंगे टू बैंक मशीन खरीदी, पहले साल का डेप्रिसिएशन 9 लाख की हो गई, मशीन क्लोज किया, ओपन किया, फिर से डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख, तो 8 लाख, 2 साल ही हो गए। ये विदाउट डेप्रिसिएशन अकाउंट, विदाउट प्रोविजन तो तुम्हें आता है, विद प्रोविजन में कोई फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। एक सेकंड वेट करो। हाँ जी, तो ये है मशीन और ये है उस पे डेप्रिसिएशन। क्लास लीव किसकी हुई? माही की। अरे यार। सर हाँ जी। मैं लीव कर दूं, ड्राइव हाँ, पे देख लूं, नहीं तो कर दो डेप्रिसिएशन कर की दो। वीडियो।
हाँ जी, तो ये है मशीन और ये है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। अगर हमें ये सेम 2 लेजर तुम्हें बनाने पड़ जाएँ इस प्रेज़ेंटेशन में जहाँ आपको वो बोला जाए कि ओपन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मैंने तुम्हें बोला है कि 2 लेजर बनाने हैं तो 2 लेजर बनाओ। हम द ये ले लेते हैं डेट ऑफ परचेज़ मशीन की। वैसे ही राइटिंग इतनी गंदी थी, विंटर्स में तो और ही सुंदर हो जाती है क्योंकि हाथ चलते कहाँ हैं। 1/04/2016 ले लेते हैं, 2 साल बनाना है, ठीक है? और आपका जो एंडिंग ईयर है वो ये अकाउंटिंग ईयर है, तो ये अप्रैल टू मार्च चलता है। सबसे पहले लेजर बनाओ मशीन अकाउंट, जो एसेट अकाउंट है वो बनाएँगे, तो यहाँ बना मशीन अकाउंट, ठीक है? डेट, यह है मशीन अकाउंट। और नीचे बनाएँगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, इसको कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैं लिख देता हूँ, वरना तुम्हें बाद में कंफ्यूजन ना हो कि इसका ये नाम कैसे हो गया। सेम ही नाम है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। अब ट्रांजैक्शंस कैसे लिखेंगे? ट्रांजैक्शंस ऐसे लिखेंगे, तुमने मशीन खरीदी तो वो तो मशीन अकाउंट में ही जाएगा। यहाँ पर लिखो 01/04/16 टू बैंक, एक ही मशीन है तो खैर क्या 1 क्या लिखना, 10 lakhs की खरीदी। यहाँ पर लिख देता हूँ डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट। हाँ, तो हमने सबसे पहले मशीन खरीदी, वो हमने डाल दिया डेबिट में। अब जब मशीन खरीद ली, तो अब इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको क्या बोला है कि इसमें सिर्फ परचेज या सेल आता है, डेप्रिसिएशन तो इसमें आता ही नहीं। तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन मत लिख देना, इस साल मशीन पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना, लेकिन सर वो यहाँ नहीं लगाएंगे, वो कहाँ लगाएंगे, इस अकाउंट में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका नेचर क्या है? बाय नेचर ये एक लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है, ठीक है? ये लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है। अब ये लायबिलिटी बढ़ती है और कम कैसे होती है? आप जो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो ना, वो डेप्रिसिएशन ही एक तरीके से एक लायबिलिटी है कि तुम मशीन ले आए, तुम उसकी वैल्यू सीधा नहीं कम कर रहे, इसमें तो माइनस कर नहीं रहे इस लेजर में, आप उसे एक दूसरे अकाउंट में डालते रहते हो। तो इस केस में, नॉर्मल केस में डेप्रिसिएशन की जर्नल क्या होती है? जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होता, तब हम करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। जितना डेप्रिसिएशन लगना होता है हम ऐसे लगा देते हैं। आपने इस केस में ये नहीं करना, क्योंकि तुम तो एसेट में डाल ही नहीं सकते उसका डेप्रिसिएशन, वो तो प्रोविजन में डलेगा। इस केस में एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। या टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें ऐसे डलता है। तो ये एंट्री इस लेजर में पोस्ट कहाँ होगी? बाय साइड पे। डेट क्या है? ईयर क्लोजिंग 31/03/17। डेप्रिसिएशन यहाँ ना लगा करके नीचे वाले लेजर में लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर लेकिन हम इसमें ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि ये दूसरी तरह की प्रेजेंटेशन है। आप पहले कर लो, फिर तुम्हें मैं लास्ट में समझा सकता हूँ कि ये दूसरा मेथड क्यों लाए। अच्छा, पहला वाला अच्छा खासा तो चल रहा था, या एक्चुअली ये पहले आया था और वो बाद में आया, पर बेटर यही है। ये बस काम बढ़ाता है, इसलिए लोग करते नहीं है, पर बेटर ये है। अब ये क्यों बेटर है ये तुम्हें समझ आ जाएगा, पर पहले बनाओ। सर जो हमने जर्नल लिखी वो दिखाना एक बारी। ये रही जर्नल डेप्रिसिएशन की। सर ये समझा दो कैसे आई। ये ऐसे आई, ये तो पता है, ये एक्सपेंस है जो बढ़ गया।
दूसरा दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई। ये लायबिलिटी है जो बढ़ गई। अब ये लायबिलिटी कैसे बढ़ गई सर? डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो इसमें लायबिलिटी का क्या रोल है? जब हम प्रोविजन समझेंगे ना तब समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा कि प्रोविजन कैसे लायबिलिटी होती है, तो फिर पूरी क्लास उसी में चली जाएगी। अभी आप बस इसको समझ लो, क्योंकि कई चीजें इंटरलिंक्ड होती है ना, पहले क्या समझाऊं बाद में क्या समझाऊं, पहले इसको ये बस तुम याद कर लो, अभी मैं तुम्हें बट समझा सर दूंगा। अगर सर जैसे अभी डेप्रिसिएशन लगा के हमें ये मशीन बेचनी है, हाँ तो सर फिर वो इसमें कैसे वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बुक वैल्यू और लग फेस जाएगा, वैल्यू? लग जाएगा। जब अभी हम सिर्फ कर रहे हैं कि लगाते कैसे हैं, मशीन जब सेल होगी तब क्या करना है वो कल कर पाएंगे हम, वो कल की क्लास में करेंगे। आज बस समझ जाओ कि करना क्या है, या आज भी कर लेंगे अगर टाइम बचा, टाइम पे डिपेंड करता है। 1 साल का डिप्रिसिएशन लगाया कितना? 1 लाख रुपीज। SLM है ना 10%, 10 लाख की मशीन पे तो 1 लाख हो गया। यहाँ कुछ नहीं लगाना, यहाँ डिप्रिसिएशन नहीं लगाना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज कर दो। 31,03,17 कुछ चेंज आया ही नहीं है। बाय बैलेंस CD 10 lakhs, क्योंकि हमने यहाँ तो डेप्रिसिएशन डाला ही नहीं, हमने तो डेप्रिसिएशन नीचे डाला, तो यहाँ तो माइनस हो ही नहीं रहा कुछ क्रेडिट में, बस क्लोज कर दो। टेन 1 साल हो गया। अब नेक्स्ट ईयर इसको भी क्लोज कर दो, इसका भी क्या काम, इसका भी ये बैलेंस हो गया यहाँ पे 2 बैलेंस CD। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाता है कि अभी तक इस एसेट पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, ये बैलेंस दिखाता है। तो अभी तक इस एसेट पे 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है। क्लोज कर दो इसको भी। 1 ठीक है। नेक्स्ट ईयर ओपन करो, नेक्स्ट ईयर ओपन करते हैं। ये ओपन कहाँ होगा? ये इस साइड, ऑपोजिट साइड ओपन होता है, जिस भी साइड क्लोज होता है ओपन दूसरी साइड होता है हर लेजर। तो 0 1, और वैसे भी ये एक लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग हमेशा क्रेडिट पे ही होगी। बाय बैलेंस BD, यही बैलेंस इधर आएगा, वो क्लोजिंग ही ओपनिंग बनता है 1 लाख रुपीज। ठीक है, इसको भी ओपन करो नेक्स्ट ईयर, ये इधर ओपन होता है, ऑपोजिट साइड, हर लेजर ऑपोजिट साइड ओपन होता है। 010417 टू बैलेंस BD 10 lakhs। सेल परचेज तो हमने डाली ही नहीं, डाली होती तो सेल या परचेज यहाँ डाल देते, पर हमने तो अभी उस एग्जाम्पल में लिया ही नहीं है। तो फिर से इस साल डेप्रिसिएशन ही लगेगा 1 लाख, पर वो फिर से यहाँ नहीं लगेगा, वो नीचे लगेगा। तो यहाँ पे लगाओ, ईयर एंड होगा 31/03/18 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख रुपीज। ठीक है, और ऊपर कुछ भी नहीं, बस क्लोज करो फिर से 31/03/18 बाय बैलेंस CD, सेम ही बैलेंस है 10 lakhs, क्योंकि हमने तो ऊपर तो कुछ किया ही नहीं ना, तो लेजर तो कुछ हुआ ही नहीं। और नीचे भी क्लोज कर दो लेजर। अब नीचे क्या बैलेंस आएगा? अगर आप इस साल को क्लोज करोगे तो 2 lakhs हो रहा है ना। 1 लाख तो पहले से ही आया जो पिछले साल से डेप्रिसिएशन ओपन हुआ है, और 1 लाख डेप्रिसिएशन इस साल का और लगा, तो टोटल बैलेंस 2 लाख हो गया ना इस लेजर में। तो 2 बैलेंस CD 31/03/18 2 lakhs, दोनों साइड मैच करती हैं तो 2 lakhs। अब क्या अचीव किया सर ये करके? देखो सर, एसेट तो आज भी 2 साल के बाद भी एसेट 10 लाख का दिख रहा है, पर इस प्रेजेंटेशन में ऐसे देखा नहीं जाता। इस प्रेजेंटेशन में जब एसेट को देखना होता है ना, जब हमें पता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दूसरा अकाउंट बन रहा है, तो हम सीधा एसेट से, तो एसेट हमेशा इस लेजर में अपनी कॉस्ट पे रहता है। इस प्रेजेंटेशन में तुम देख रहे हो एसेट सिर्फ कॉस्ट पे है, वो बदल ही नहीं रहा। कॉस्ट का मतलब जितने पे हमने खरीदा था वो हमेशा उसी पे ही दिखेगा इस लेजर में, और जो उसका डेप्रिसिएशन है वो दूसरे लेजर में है। तो सर अगर मेरे को ये जानना है कि आज एसेट की डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू है कितनी, तो तुम्हें क्या करना है, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख, उसमें से डेप्रिसिएशन के क्लोजिंग बैलेंस को माइनस करना पड़ेगा।
तो 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख आ गई वैल्यू 8 लाख एसेट की। अब ये करने की जरूरत क्या है, वो अच्छा खासा मेथड चल रहा था, एक ही लेजर में सब कुछ डाल रहे थे और हमें सब कुछ दिख भी रहा था। उस मेथड की एक प्रॉब्लम है, मतलब एंड रिजल्ट दोनों से सेम आता है, पर उस मेथड में तुम्हें कभी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट नहीं पता चलती। मतलब मैं अगर आज तुम्हें ये बोल दूं कि मेरे पास एक एसेट है जो आज आज मेरे पास उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद 70,000 है, क्या इस डेटा से तुम मेरे को ये बता सकते हो कि मैंने एसेट खरीदा कितने में होगा? नहीं बता सकते, कैसे बताओगे? और आज तक उस पे डेप्रिसिएशन क्या लगा? तुम कुछ नहीं बता सकते। इसमें तुम्हें सिर्फ ये पता है कि मेरे पास एसेट आज 70,000 का है। ये वो मेथड है जो आपको आता है। आपको तो लास्ट में बस यही पता चलता है ना कि एसेट की आज की बुक वैल्यू क्या है। जो अब मेथड तुमने सीखा, इसको तुम प्रेजेंट कैसे करोगे? देखो, अगर मेरे से कोई एसेट की वैल्यू पूछ ले, तो मैं अगर पुराना मेथड फॉलो करूं जहां पे मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाता, वहां लास्ट में मेरे को सीधा 8 लाख दिखेगा, तो मैं बोलूंगा ये रहा 8 लाख। मैं उसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा। यहाँ पर मेरे को ये तो पता चल रहा है कि मेरा एसेट आज 8 लाख का है, पर मुझे ये पता ही नहीं चल रहा कि मैंने इसको खरीदा कितने में था और कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। इस मेथड में तुम्हें 3 डेटा मिलते हैं, एक नहीं मिलता, तीनों लिख सकते हो तुम। तुम्हें अगर इस मेथड में कोई पूछे मशीन की वैल्यू आज है क्या, तो तुम्हें करना क्या होगा? तुम्हें 10 लाख माइनस 2 लाख करना होगा। तुम इसमें कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे एसेट 10 लाख, जो एसेट के लेजर से वैल्यू आई, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन के लेजर से क्या वैल्यू आ रही है कि आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा, 2 लाख। और फिर नेट रिजल्ट लिखोगे कि हमने खरीदा था 10 का, आज तक डेप्रिसिएशन 2 लाख लगा है, तो अब इसकी वैल्यू हो चुकी है 8 लाख। ये वाला जो मेथड है ना, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है यूजर को, क्योंकि ये एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर ही नहीं रहा, ये एक अलग लेजर मेंटेन कर रहा है। फायदा ये हो जाता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को पता चल जाता है कि मैंने एसेट खरीदा कितने का था। इस मेथड में मेरे को पता ही नहीं है। जो जो सर बट फर्स्ट एंट्री तो यही है ना उस वाले मेथड की, तो बैंक अकाउंट तो वो तो दिख ही रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है। लेजर आपका बना हुआ है 10 साल का, तो आप इतनी पीछे जाओगे? और दूसरी चीज ये है कि मैं अपने यूजर्स को बैलेंस शीट देता हूँ, लेजर्स नहीं देता अपने। वो लेजर चेक करेंगे। अभी तुमने तो लेजर बनाया 1-2 साल का है, तो इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तुम्हारी कंपनी 50 साल पुरानी है, तो तुमने अगर कोई एसेट 50 साल पहले खरीदा था, तो तुम्हें लेजर में बिल्कुल ऊपर जाके देखना होगा कि ये एसेट हमने कितने का खरीदा था। नीचे के लेजर के नीचे वाले पार्ट से तो आपको कभी ये बात पता ही नहीं चलेगी। पर इस मेथड में कॉस्ट तो चेंज होती ही नहीं, ना आज चेंज हो रही है ना 50 साल के बाद चेंज होगी। तो आपको 50 इयर्स के बाद भी कॉस्ट सीधा लेजर के लास्ट में से दिख जाएगी, यहाँ से दिख जाएगी। उसमें आपको ऊपर 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 जाते रहना होगा कि इस मशीन को खरीदा कहाँ था। तो 50 साल का लेजर है तो कैसे ढूंढोगे? बड़ी कंपनी के लिए सोचो, छोटी में तो तुम, मतलब छोटी में तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो ना बनाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। सर कंपनीज मतलब ये वाला फॉलो करते हैं मेथड? कंपनीज मोस्टली यही मेथड फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो अपना एसेट और अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग दिखाते हैं। तो उससे बेटर प्रेजेंटेशन मिलती है सामने वाले को। उसको ये भी पता चल जाता है कि इन्होंने एसेट्स खरीदे कितने के थे, यहाँ से कॉस्ट दिख जाती है उन्हें, यहाँ से आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख जाता है, और फिर फाइनल बुक वैल्यू। यहाँ पे तो सिर्फ बुक वैल्यू दिख रही है, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका है ही नहीं कि हम कॉस्ट निकालें। अभी तो एक एसेट है, सोचो 100 एसेट होते तो तुम क्या पहले 100 की अलग अलग ढूंढते लेजर में कि इसकी कॉस्ट कितनी थी, इसकी कितनी थी? तो तुम तो काम बढ़ाते जा रहे हो। इस मेथड में चाहे 100 एसेट्स क्यों ना हो, आप एक ही लेजर में सिर्फ उनकी कॉस्ट रखते हो और डेप्रिसिएशन को एक अलग ही उसमें डालते हो, तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, नंबर ऑफ एसेट्स कितने भी हो, नंबर ऑफ ईयर्स कितने भी हो। इस वजह से ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। हालांकि ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तक तो नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। जिस दिन तुम एक मशीन बेच दोगे, उस दिन ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। वो समझाने के लिए 15 मिनट इनफ नहीं है, क्योंकि 15 मिनट ही बचे हैं हमारे पास, क्योंकि पहला 20 मिनट तो जो कस्टमरी डांट खाना है उसमें वेस्ट हो गए। चलो मैं तुम्हें एक दूसरी चीज समझाता हूँ। एक ना इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है इसको समझने की, जिनको ठीक से नहीं समझ में आया। कितनों को दाल बनानी आती है? कोई सी भी? सर मुझे आती है। शाबाश, यही 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 एक बच्चा है जो सोनिया को भी आती है। 2 बच्चों को दाल बनानी आती है। खैर मुझे आती तो नहीं है,
पर मुझे ये पता है कि दाल बनाने के 2 तरीके होते हैं और वो इंटरेस्टिंगली इस मेथड से बिल्कुल रिलेट कर सकते हो, तुम एनालॉजी बिल्कुल सेम है। दाल बनाने के होते हैं 2 तरीके, एक जो घर पे बनती है और एक जो ढाबे पे बनती है। डिफरेंस क्या होता है? जो घर पे दाल बनती है उसमें क्या किया जाता है, एक वेसल लिया जाता है, ये लिया वेसल, इसके अंदर डाल दी दाल, तो दाल डाल देते हैं, ये तो तैर रही है दाल पहले से ही। हाँ, तो ये सारी दाल डाल दी। इसके बाद दाल सिर्फ ऐसे तो नहीं बनती, तुम पहले जो भी करते हो उबालते हो, आई डोंट नो द प्रोसीजर, पर हम सब कुछ ही एक साथ डाल देते हैं। मतलब हम पानी भी डाल देते हैं और हम जो इसमें जिसको तड़का बोलते हैं, हम जो भी मसाले होते हैं हम सब कुछ डाल देते हैं। मम्मी एक ही साथ दाल बना देती है और आपकी दाल बन जाती है। ढाबे पे दाल ऐसे नहीं बनती। किसी को पता है डिफरेंस क्या है? ढाबे पे कैसे सर बनती है? तड़का तो बाद में लगता है। बाद में लगता है पर मम्मी तो लगा ही देती है ना खाने के नहीं टाइम, सर, अलग से बना के फ्रिज में रखती हैं। नहीं सर, उसी टाइम बनाती थी, उस टाइम तड़का लगाना होता है। हाँ, तो खाने तो ऐसा तो नहीं है ना कि दाल आज बना ली और तड़का 3 दिन के बाद लगा रहे हैं। पॉइंट वो है। ढाबे पे दाल कैसे बनती है? ढाबे पर एक वेसल में सिर्फ दाल को उबाला जाता है और उसको इसी फॉर्म में रख लेते हैं वो। उसका रीजन ये है, तड़का लगाने के बाद दाल खराब भी जल्दी हो जाती है। तुमने घर पे तो खा लेनी है, तो मम्मी को क्या फर्क पड़ता है? पर ढाबे पे वो बना के रख नहीं सकते क्योंकि वो खराब हो जाएगी। तो वहां पर जो भी इसका मसाला होता है उसको एक अलग पैन में बनाया जाता है। वैसे तो घर पे भी पहले अलग पैन में ही बनाया जाता है और उसको मिक्स नहीं करते दाल के साथ, उसको अलग रखते हैं इस तरीके से, क्योंकि वो ढाबा है, उन्हें नहीं पता कि कस्टमर कब आएगा। वो इसको अलग रखते हैं। जब कस्टमर आता है तो वो क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं और एक तीसरे वेसल में उसे बना करके उस कस्टमर को दे देते हैं। तो क्या सर दालें बनवा रहे हो? पर पॉइंट ये है, तुम्हारे डेप्रिसिएशन के मेथड्स भी ऐसे ही हैं। ये वो मेथड है जो तुम पहले कर चुके हो, तुम इसमें दाल भी डाल देते हो और तुम इसमें तड़का भी एक साथ डाल देते हो। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इससे दाल ज्यादा लंबी चल नहीं पाएगी, इसको जल्दी से खाना पड़ेगा। कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं। और ये इस मेथड का क्या है एडवांटेज, ये मेथड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला। ये तुम्हारा एसेट अकाउंट है, इसको तुम अलग बनाते हो, और ये तुम्हारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। खैर क्या क्या दिन दिखाएगी ये टीचिंग लाइन, कोई बात नहीं। तुम मिक्स नहीं करते। तुम कब मिक्स करते हो? जब कस्टमर आ जाता है। तो तुम मिक्स किस दिन करोगे? जिस दिन एसेट सेल होगी। ये दोनों अकाउंट्स मिक्स होते हैं, ठीक है? ये उस दिन मिक्स होंगे जिस दिन कोई एक एसेट बिक रहा होगा। उस दिन कुछ पार्ट इसमें से और कुछ पार्ट इसमें से हम या तो एक तीसरे लेजर में डाल सकते हैं जिसको हम एसेट डिस्पोजल बोल सकते हैं। ठीक है, देख रहे हो एनालिसिस तो बिल्कुल ठीक बैठती है इस पे, बिल्कुल वेसल्स भी उतनी ही है, अकाउंट्स भी उतने ही है और हिसाब किताब भी वही चल रहा है। तुमने जितनी दाल बेचनी है तुम उतनी ही दाल लोगे, उसी का उसके लिए जितना तड़का चाहिए वो लोगे और उसी से उसको मिक्स करके तुम कस्टमर को बेच दोगे। तुम्हारे पास इसी तरीके से एसेट अकाउंट में अगर 4 एसेट हैं तो 4 का डेप्रिसिएशन भी होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। जिस दिन तुम एसेट बेच रहे हो, एसेट को अपने एसेट अकाउंट से तो हटाओगे क्योंकि अब वो तुम्हारे पास नहीं रहा, तो तुम उतना ही एसेट लोगे और उस एसेट का प्रोविजन भी अपने पास से हटाओगे क्योंकि अब तुम उसका डेप्रिसिएशन क्यों रखोगे, तुम तो एसेट को बेच रहे हो। तो तुम एसेट लोगे और उतना ही प्रोविजन लोगे। और अब फिर आगे तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो तुम एक अलग वेसल में डाल के इसको पका के बेच दो जिसको एसेट डिस्पोजल अकाउंट बोला जाता है, या फिर तुम आपस में इसको ऐसे ही मिक्स कर सकते हो और बेच सकते हो। तुम दोनों तरीके कर सकते हो। पर समझने की बस ये बात है, लॉन्ग रन में जैसे दाल का कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन और अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट भी यही है कि ये मेथड ही ज्यादा वायबल है। ये मेथड ज्यादा वायबल नहीं है क्योंकि मेरे को कभी नहीं दिखने वाला कि मैंने कितनी दाल डाली थी और कितना तड़का डाला था क्योंकि वो तो मिक्स हो चुके हैं। इसी तरीके से इस मेथड में जो हमारा ओरिजिनल मेथड है जो हमने सीखा है, उसमें अभी हमने बनाया तो नहीं है, पर उसमें जब हम लास्ट में देखते हैं तो हमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस दिख रहे होते हैं कि मशीन की आज की बुक वैल्यू क्या है, मैंने उसे कब खरीदा और आज तक मैं उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगाता आया, ये मेरे को नहीं दिख पाता। अब तुम बोलोगे सर इस इंफॉर्मेशन का वैसे हमें करना भी क्या है, हमें क्यों जानना है कि हमने उसे कितने में खरीदा था और आज तक उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा? हमें तो बस इसी बात से मतलब होना चाहिए कि वो आज उसकी क्या वैल्यू है। पर ऐसा नहीं है। मैं जानना तो चाहूंगा ना, जैसे मेरी एक कार है, अब मैं अपनी बैलेंस शीट देखता हूँ तो मेरी बैलेंस शीट में मेरे को गाड़ी दिखती है 2 लाख की, क्योंकि उस पे डेप्रिसिएशन लगता रहा है आज तक।
तो अगर अब मेरे को ये जानना है कि अरे ये 2 लाख की तो आज हो चुकी है ना डेप्रिसिएशन लग-लग के, पर मैंने इस कार को खरीदा कितने में था? मेरे को इस साल की बैलेंस शीट दिखाएगी नहीं ये बात, वो तो बस ये दिखा रही है कि आपकी आज की क्या वैल्यू है। अब मेरे को ढूँढना पड़ेगा कि उस साल के अकाउंट्स निकालो जिस साल मैंने इस गाड़ी को खरीदा था, तभी मेरे को कॉस्ट पता चलेगी। पर अगर मैं ये मेथड फॉलो करता हूँ, तो इस मेथड में मैं कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख रहा हूँ और फिर नेट रिजल्ट को आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। तो एनी डे मेरे को दिख जाएगा कि इसमें से ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी और डेप्रिसिएशन क्या था। ये काम बढ़ा देता है क्योंकि आप 2 लेजर बना रहे हो, 1 नहीं बना रहे और जब आप इस एसेट को बेचोगे, उस टाइम थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी। कुछ अमाउंट यहाँ से निकालोगे, कुछ अमाउंट यहाँ से निकालोगे और पहले तो ये कैलकुलेशन टफ हो जाती है कि कितना अमाउंट एसेट से निकालना है और कितना अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। खैर एसेट से कितना निकालना है ये तो आसान है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पार्ट थोड़ा-सा हमें परेशान कर देता है। उसके बाद इनको अलग से एक अकाउंट में लेके जाना है जिसे एसेट डिस्पोज़ल कहते हैं। अगर हम एसेट डिस्पोज़ल वाली अप्रोच फ़ॉलो करते हैं, कभी-कभी हम सारे अमाउंट को यहीं ले आते हैं और यहाँ से एसेट को बेच देते हैं। अब ये हम कल करेंगे, जो कल का पार्ट है वो मुश्किल है। आज तो तुमने कहानी आज तो दाल ही बनाई है, दाल बनाना कौन-सा मुश्किल होता है। आज मुश्किल कुछ नहीं था। कल जब जब इस मेथड में एसेट बिकेगा तब क्या होगा, वो प्रॉब्लमैटिक है थोड़ा-सा।